चंदनपुर गांव में धनीराम नाम का एक बहुत ही कंजूस और लालची व्यापारी रहता था। उसके पास 40 एकड़ जमीन थी जो पूरी तरह आम के पेड़ों से भरी हुई थी। एक दिन वो अपनी जमीन पर टहलते हुए सोच रहा था कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। तभी उसने माधव नाम के एक गरीब किसान को बुलाया और उससे एक सौदा किया। सुनो माधव, अगर तुम मेरी इस पूरी जमीन की देखभाल करो, पेड़ों को सींचो और सारी फसल तैयार करो, तो बदले में मैं तुम्हें 4 एकड़ जमीन दे दूंगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? माधव ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने मुझे ये मौका दिया है, तो मैं यहीं रहूंगा और दिन रात एक कर दूंगा ताकि हर पेड़ फलों से लद जाए। लेकिन याद रखिए, काम खत्म होने पर आपको अपना वादा निभाना होगा और मुझे वो 4 एकड़ जमीन देनी होगी। तुम चिंता मत करो माधव, इस गांव में किसी से भी पूछ लो, धनीराम एक बार जो जुबान दे देता है उससे पीछे नहीं हटता। अगर तुमने फलों की अच्छी पैदावार कर दी तो वो जमीन तुम्हारी होगी, ये मेरा वादा है। माधव काम के लिए मान जाता है। वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। उसकी पत्नी सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, भगवान ने मौका दिया है, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन उसका बेटा आर्यन, जो पढ़ा लिखा था, उसे थोड़ा शक हुआ। पिताजी, वो सेठ आपसे पूरे खेत में काम करवा रहा है और बदले में सिर्फ 4 एकड़ जमीन का वादा कर रहा है। अगर काम होने के बाद उसने जमीन देने से मना कर दिया तो आप क्या करेंगे? बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? सेठ धनीराम इस गांव का इज्जतदार आदमी है, वो अपनी बात से क्यों पलटेगा? मैं समझता हूँ पिताजी, लेकिन जब बात पैसे और जमीन की आती है तो बड़े बड़ों की नीयत बदल जाती है। बिना किसी सबूत के इतना बड़ा काम करना खतरे से खाली नहीं है। कम से कम उनसे एक कागज पर लिखवा तो लीजिए। क्या तुम पागल हो गए हो? सेठ जी जैसे बड़े आदमी से लिखित सबूत मांगना उनका अपमान होगा। उन्होंने मुझे जुबान दी है, वही काफी है। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे, लेकिन लोग कहते हैं कि सेठ बहुत ही चालाक और कंजूस हैं। उम्मीद है मैं गलत साबित हूँ। माधव ने सेठ के खेत में ही एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। अगले 4 साल तक उसने जी तोड़ मेहनत की। 4 साल बाद पूरा बागान रसीले आमों से भर गया। माधव खुशी खुशी सेठ के पास गया। सेठ जी, हमारा खेत फलों से लदा हुआ है। एक बार चलकर अपनी मेहनत का नतीजा देख लीजिए। धनीराम खेत पहुंचा और इतने सारे फल देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि माधव ने काम तो कमाल का किया है, लेकिन अब उसे 4 एकड़ जमीन देनी पड़ेगी। उसने फौरन एक चाल चली। सेठ जी, देखिए कितने सुंदर फल आए हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपना वादा निभाएं और मुझे मेरी जमीन सौंप दें। माधव, तुम सच में बहुत भोले हो। ये फल दिखने में तो अच्छे हैं, लेकिन अंदर से सूखे हैं। इनकी कोई कीमत नहीं है। लगता है तुम्हें काम का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। नहीं सेठ जी, ये फसल बिल्कुल सही है। आप ध्यान से देखिए। क्या अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी जमीन कैसी है? तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं एक भला इंसान हूँ, इसलिए तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मेरे पास एक दूसरी जमीन है, तुम वो ले लो। धनीराम माधव को एक ऐसी जमीन पर ले गया जो बिल्कुल बंजर थी, जहां झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। ये लो माधव, ये 4 एकड़ जमीन आज से तुम्हारी हुई। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब यहाँ से जाओ। माधव सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। उसने गुस्से में कहा, सेठ जी, आपने आम के बागान वाली जमीन का वादा किया था। इस बंजर जमीन का मैं क्या करूंगा? आप अपनी बात से पलट रहे हैं। मैंने सिर्फ 4 एकड़ जमीन कहा था, आम के पेड़ वाली जमीन नहीं। लेना है तो लो, वरना रास्ता नापो। माधव ने घर जाकर सारी बात आर्यन को बताई। आर्यन ने कहा कि वो सेठ को सबक सिखाएगा। उसने अपने 2 दोस्तों सुमित और राहुल को बुलाया और एक प्लान बनाया। आर्यन ने एक साधु का भेष धर लिया और एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके दोस्त गांव में प्रचार करने लगे कि एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं जो भविष्य बता सकते हैं।
धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उपहार लेकर आने लगे। आर्यन उन्हें पहले से जानता था, इसलिए उनके बारे में ऐसी बातें बताई कि सबको यकीन हो गया कि वो चमत्कारी बाबा हैं। लेकिन धनीराम अभी तक नहीं आया था। तब आर्यन ने दूसरी चाल चली। उसने अपने दोस्तों से कहा कि सेठ के घर के बाहर जाकर जोर जोर से बातें करें। राहुल, मैंने सुना है कि वो जो नए गुरुजी आए हैं वो जमीन के नीचे छुपा सोना देख सकते हैं। हाँ, कल ही एक बुढ़िया उनके पास गई थी और उन्होंने उसे बताया कि उसके पुराने खेत में कहाँ खजाना दबा है। काश हमें भी पता चल जाता। धनीराम ने ये सुन लिया, उसका लालच जाग उठा। वो तुरंत साधु बाबा के पास फल लेकर जाता है और बोलता है, महाराज, आपके दर्शन करके धन्य हो गया। कृपा करके मुझे बताइए कि जमीन में दबा खजाना मुझे कैसे मिल सकता है। मैं आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ। ये इतना आसान नहीं है सेठ, तुम अभी यहाँ से जाओ। धनीराम गिड़गिड़ाने लगा और बार बार पैर पकड़ने लगा। तब आर्यन ने अपना प्लान शुरू किया। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो जगह, मेरे पीछे आओ। आर्यन उसे उसी बंजर जमीन पर ले गया जो सेठ ने माधव को दी थी। आर्यन ने वहां एक लकीर खींची। इस लकीर के ठीक नीचे सोने की अशर्फियां दबी हैं, लेकिन याद रखना, वो सोना निकालने के बाद तुम्हें वहां एक मंदिर बनवाना होगा। सेठ खुशी के मारे पागल हो गया। वो तुरंत माधव के पास गया। माधव भाई, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। वो बंजर जमीन तुम्हारे किसी काम की नहीं है। एक काम करो, वो जमीन मुझे वापस दे दो और बदले में मेरे आम के बागान की 10 एकड़ जमीन ले लो। नहीं सेठ जी, जो आपने दे दिया वो मेरा है। अब मैं इसे नहीं बेचूंगा। सेठ की बेताबी बढ़ने लगी। उसने 10 से 20 और फिर पूरे 40 एकड़ आम के बागान का ऑफर दे दिया। माधव ने आखिर में एक शर्त रखी। ठीक है, लेकिन मुझे अभी के अभी लिखित कागज चाहिए कि आप अपना पूरा आम का बागान मेरे नाम कर रहे हैं। खजाने के लालच में सेठ ने तुरंत कागज बनवाया और साइन कर दिए। माधव को पूरा बागान मिल गया। अगले दिन से सेठ ने उस बंजर जमीन को खोदना शुरू किया। दिन रात खोदने के बाद भी वहां कुछ नहीं मिला। सेठ समझ गया कि वो लालच में अपना सब कुछ गंवा बैठा है। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। उस ढोंगी साधु के चक्कर में मैंने अपना बना बनाया साम्राज्य गंवा दिया। मेरी लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस तरह आर्यन ने अपनी अक्लमंदी से अपने पिता को इंसाफ दिलवाया और लालची सेठ को रास्ते पर ले आया। लालच इंसान से उसकी समझ छीन लेता है और अंत में वो अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। मेहनत और ईमानदारी ही असली धन है।